हेलो बेटा। चलो आज स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास, है ना। ये उन लोगों के लिए लेक्चर्स है जो लास्ट लेक्चर्स में सेंटर पे नहीं आए थे, मतलब क्लासेस पे नहीं आए थे, और हमने थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो प्लीज इसको थोड़ा समझ लें। देखो, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, इस पेन का टोटल मास यहाँ 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 पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। ऐसा थोड़ी ना कि मान लो इस पेन का कोई मास यहाँ पे रखा है। मान लो इस पेन का मास, सपोज अगर आपसे मैं बोलूं कि सपोज मान लो मैं बोलूं कि 50 ग्राम है, 50 ग्राम इसका मास है, तो 50 ग्राम को यहां थोड़ी ना प्लेस है, यहाँ पे भी है, थोड़ा यहाँ होगा 1-2 ग्राम, फिर ऐसे ऐसे पूरा 50 ग्राम इस पे पूरा मेंशन है कि नहीं। तो हमेशा मानते हैं सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है, इस पूरी बॉडी का टोटल मास किसी एक पॉइंट पे लाई कर रहा होगा, एज्यूम करते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो उस पॉइंट को जहां पे वो लाई करता है या होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। अब वो कैसे पता किया जाए? अगर हम इस पेन को इस फिंगर पे ऐसे रखें, प्लीज अंडरस्टैंड करना, सपोज ये बताओ ये पेन बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? अगर ये पेन बैलेंस हो गया तो इसका सेंटर ऑफ मास इस जगह पे लाई कर रहा होगा, क्योंकि सोच अगर इसका टोटल मास इस जगह पे होगा तो इसके नीचे ही तो मैंने फिंगर लगा रखी है, तो यहां से ही क्या लग रहा होगा, mg, और हमारे फिंगर से इसको क्या मिल रहा होगा, नॉर्मल। तो ये बैलेंस है तो गिर नहीं रहा है। यानी इस पेन का जो भी मास माना है तुमने, मान लो 50 ग्राम माना है, वो किस पॉइंट पे होगा, इस जगह पे, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। यानी कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिस जगह पे हम पूरी बॉडी का टोटल मास मान सकते हैं, और अगर उस जगह पे हम पिन पॉइंट भी लगा दें तो पूरी की पूरी बॉडी क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है या रुक जाती है। ये बात समझ में? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने देखा होगा तुमने, गोवर्धन पर्वत उठाया था अपनी फिंगर पे, याद है ना। तो सोचो कहां पे फिंगर्स लगाई होगी, सेंटर ऑफ मास पे। जैसे उन्होंने सेंटर ऑफ मास पे फिंगर लगाई, पूरा का पूरा वो पार्ट एकदम बैलेंस हो गया। ये थोड़ा मजाक है बट समझ सकते हो पॉइंट को कैसे, है ना। तो सिमिलरली जैसे तुम कभी कभी देखते होगे, मम्मी के पास जाते होगे किचन में खाना लेने, तो तुम प्लेट के नीचे फिंगर लगाते हो, प्लेट को रोकने की कोशिश करते हो। एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है जहां पे तुम फिंगर लगाओ तो पूरी प्लेट रुक जाती है। वो पॉइंट क्या होगा, उस प्लेट का सेंटर ऑफ मास। पक्का बात समझ में आ रही? तो इस तरह से हर एक बॉडी का अपना एक पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास होता है, जिस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल रिएक्शन लगाते सफिशिएंट तो पूरी की पूरी बॉडी बैलेंस हो जाती है। ये बात समझ में? तो सेंटर ऑफ मास का ऐसा मतलब पॉइंट। अच्छा, दूसरी चीज अब सोचो, अगर हम इस पेन को यहां पे ऐसे रख रहे हैं तो सोचो इस पॉइंट से इधर भी कुछ मास है और इस पॉइंट से इधर भी कुछ मास है, तो सेंटर ऑफ मास से इधर वाले मास का मल्टीप्लाई डिस्टेंस का और इधर वाले मास का मल्टीप्लाई, अगर हम वो दोनों बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास। मैं तुम्हें करके दिखाता हूं, तुम बात समझना, सब लोग इसको समझ लें। जो डाउट रह जाए वो नेक्स्ट सैटरडे लेक्चर्स में लेने आ रहा हूं, तो सैटरडे को आ जाए तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट मास है m1, इससे कुछ दूरी पे यहाँ पे एक दूसरा मास है जिसको मैं m2 बोल रहा हूँ, और इनके बीच की डिस्टेंस है d। पक्का समझ आ रही मेरी बात? और मैंने मान लिया कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। सपोज ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अब ये सेट यानी इन दोनों का मास कहां लाई कर रहा होगा, यहाँ पे, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। बात समझ में? जैसे प्लेट का सेंटर ऑफ मास उसके मिड पे होता है, पेन का सेंटर ऑफ मास यहाँ था, वैसे मैंने मान लिया यहाँ, और इस डिस्टेंस को मान लिया कि ये सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है r1, और ये डिस्टेंस मान ली सेंटर ऑफ मास से है r2। तो अगर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इन दोनों को बैलेंस करना है तो हम कहते हैं m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। इसको बोला जाता है मास मूवमेंट। ये क्या बोला जाता है? दिस इज नोन एज मास मूवमेंट। बात समझ में? मास मूवमेंट बराबर होना चाहिए। अगर तुम्हें याद हो तो तुमने बचपन में देखा होगा या गांव में ऐसे तराजू बनाए जाते हैं, ये ऐसे तराजू होते हैं। ये बात समझ आ रही? इस तरह के, अगर तुम्हें याद आए थोड़ा सा, कहीं ना कहीं देखा होगा सब्जी वाले अक्सर लेके आते हैं, ऐसे तराजू होते हैं, और ये रॉड यहाँ पे ऐसे होल्ड करते हैं, सीधा होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लो उन्होंने 1 kg रखा और यहाँ पे सपोज m रखा, और यहां से डिस्टेंस है सपोज मान लिया L1, और यहां से डिस्टेंस है कुछ मान लिया मैंने L2। बात समझे? तो ये रॉड बैलेंस रहती है कि नहीं? ऐसे उठाते हैं, बैलेंस करते कि नहीं करते? तो बताओ वो बैलेंस तो तभी होगा ना जब L1 और इधर का मास, यानी कि mL1 इज इक्वल टू 1 kg इंटू L2, ये होता है, तभी तो वो हॉरिजॉन्टल रह पाएगी।
और ढंग से सोचो, ये जो होता है उसमें जो लोग लेके आते हैं वो मिड पे होता है, यानी मिड पे होने का मतलब ये वाली डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस बराबर हो गई। अगर ये डिस्टेंस बराबर हो गई, यानी अगर मैं कहूं कि L1 इज इक्वल टू L2 हो गया, तो बताओ यहाँ पे होता और ये L के बराबर हो गया, तो M इंटू एल इज इक्वल टू 1 kg इंटू एल से L कट गया, तो M इज इक्वल टू कितना आ गया 1 kg। तभी तो तुम ये मान लेते हो कि जो इंसान इधर 1 kg का वेट रख के तुम्हें सामान दे रहा है, यहाँ पे जो भी तुमने सामान रखा है वो सामान का मास कितना है 1 kg, तभी तो तुम लेते हो सामान, नहीं तो कैसे ले सकते हो। ये बात समझ में आई? तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है, यानी ये सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है। तो हम कहते हैं कि M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2, ये मास मूवमेंट है। अच्छा, अगर तुम यहाँ से R1 निकालो तो R1 क्या हो जाएगा M2 इंटू R2 डिवाइडेड बाई M1। अब अगर मैं तुमसे कहूं R2 निकालो तो R2 कैसे निकलेगा, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है D, इसमें से R1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो R2 आ जाएगा, तो D माइनस R1, और R1 की वैल्यू तुम ये निकाल चुके हो, याद रखो D माइनस ये हो जाएगा M2 R2 डिवाइडेड बाई M1। यहाँ पे 1 मान के एलसीएम ले लो तो ये कितना हो जाएगा M1, तो यहाँ आ जाएगा M1D माइनस M2 R2, ये ऐसे आए, और ये किसके बराबर हो गया R2 के बराबर, इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया M1 R2 इज इक्वल टू M1D माइनस M2 R2, इसको इधर ले आओ, तो M1 R2 प्लस M2 R2 इज इक्वल टू M1 इंटू D। यहां से R2 और R2 बाहर ले लो, तो R2 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1D। अगर ढंग से देखो तो यहां से R2 क्या निकलेगा, R2 इज इक्वल टू निकलेगा M1D, ये और इसको नीचे डिवाइड कर दो, तो क्या लिखोगे M1 प्लस M2। अब R2 ये आ गया, तो R1 जो होगा वो D माइनस होगा, ये वाला समझ आया ना, R1 कितना हो जाएगा, हो जाएगा D माइनस R2। जब R2 की वैल्यू ये यहां रखोगे तो R1 की वैल्यू आती है M2D डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये तुम्हें कैलकुलेट कर लेना, ये दो फॉर्मूले तुम्हें हमेशा के लिए याद कर लेने हैं। बात समझ में आ रही? अब इस पे एग्जांपल्स में तुम्हें करा देता हूं, तुम कैसे करते हो देखो। अगर मैं तुमसे कहूं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के बहुत सारे, है ना। देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि मान लो यहां पे एक मास है 2 kg का, और सपोज यहां पे एक मास है 4 kg का, और इनके बीच की डिस्टेंस 4 मीटर है, ठीक है। और मैं तुमसे कहूं कि इस दोनों का ये डिस्टेंस 4 मीटर है, यानी D की वैल्यू किसके बराबर है 4 मीटर के बराबर, यानी D इज इक्वल टू कितना है 4 मीटर। और मैं कहूं यहां कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तुमसे कहूं बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, सपोज R1। तो तुम जरा ढंग से देखो, जब तुम R2 निकालते हो ढंग से ध्यान देना, देखो ये चीज पूरे में कॉमन होती है, ये और ये देखो दोनों में D अपॉन M1 प्लस M2, D अपॉन M1 प्लस M2, यहाँ M2 है यहाँ M1। तो जब R2 निकालते हो ये डिस्टेंस, तो ऊपर ये वाला मास होता है और इंटू D डिवाइड बाई टोटल मास, और जब तुम R1 निकालोगे तो ऊपर ये वाला मास होता है और D इंटू ये। अब मुझे क्या निकालना है R1, तो बताओ मल्टीप्लाई D के साथ कौन सा मास होगा ये, तो बताओ R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू D मतलब 4 डिवाइड बाई टोटल मास 2 प्लस 4, यानी कि होगा 16/6, तो दैट मींस 8/3। यार अब कोई बच्चा कहेगा हमें R2 निकालना है, निकाल लो, तो बताओ R2 अगर निकालोगे तो R2 इस मान से, तो ये ऊपर होगा और ये D है, तो क्या लिखोगे 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, यानी 8/6, यानी कि 4/3 आ गए, दोनों डिस्टेंसेस आ गए। तो बहुत केयरफुली याद रखना है, ये मैंने पूरा पढ़ाया था सेंटर पे, जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए बना रहा हूँ, तो थोड़ा फास्ट वे में बना रहा हूँ। अब आना स्टार्ट करो, अगर आपको बोला जाए कि कोई डाउट लेक्चर या क्लास है तो प्लीज आप सेंटर पे आओ। और बहुत मैं 5-5, 6-6 बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ पूरी सोशल डिस्टेंसिंग करके प्रॉपर्ली, तो थोड़ा तुम्हें ऑफलाइन मजा आएगी। ओके, तो प्लीज ये थोड़ा समझना, ये बात क्लियर हुई कि नहीं, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये एक फॉर्मूला हुआ। अब इसी तरीके से जरा और ध्यान देना, और एक पॉइंट करता हूं, जैसे मान लो अगर तुम्हें ये चीज तो ऐसे समझ में आ रही, इस पे और क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, कितने क्वेश्चन इस पे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम एक बात सोचो, तुम्हारे पास जो जनरलाइज फॉर्मूला आया कि जब तुम R1 निकालते हो तो वो होता है M1D डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2।
सॉरी ये m2d, और जब तुम r2 निकालते हो तो वो होता है m1d डिवाइड बाई m1 प्लस m2। बात समझ आ रही है? एक चीज यहां ध्यान दो, इस जगह पे तुम जरा सोचो, जब तुमने ये डिस्टेंस निकाली, ये 4 kg मास था और ये 2 kg मास था, तो जो डिस्टेंस r2 आ गई, r2 कितनी आई है? वो आई है ये 4/3, और ये कितनी आई है? 8/3। तो लॉजिकली सोच, अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो मास अगर कम होगा तो उस मास से सेंटर ऑफ मास दूर होगा, और जिधर मास ज्यादा होगा उस तरफ सेंटर ऑफ मास होगा। मेरा पॉइंट समझ में आया? पक्का? यानी कि अगर तुम ये डिस्टेंस को मानते हो r2 है और ये डिस्टेंस को तुम मानते हो r1 है, प्लीज ढंग से समझना, तो r1 डिस्टेंस वो इस मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास कम तो डिस्टेंस ज्यादा, इसलिए एक जनरलाइज फॉर्मूला याद रखो कि r इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। अब अगर तुम r1 की बात कर रहे हो तो r1 के साथ कौन सा मास इन्वॉल्व है? m1, मतलब इसी से तो r1 की डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास की, और ये कौन सा मास है? m2। तो यहां पे अगर r1 लिखोगे तो यहां पे m1 लिखोगे, तो इसको इधर ले आओ, तो m1 r1 is equal to something k, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे। सिमिलरली r2 is proportional to 1/m2, तो m2 r2 is equal to k, इन दोनों को बराबर कर दो, तो m1 r1 is equal to m2 r2, और यही चीज मैंने शुरुआत में लिखी थी, तो फॉर्मूले से भी वही चीज आती है, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो याद रखना, जिधर मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उस तरफ होगा। ये पक्का समझ में आ रही है मेरी बात? कोई डाउट तो नहीं? अब जैसे देखिए, ये पेन है, अगर ये यूनिफॉर्म होता तो मैं इसको मिड पे होल्ड करता, लेकिन यहाँ नहीं होल्ड हो रहा है क्योंकि इसमें कैप लगी है, तो कैप का मास बढ़ गया, तो ये देखो थोड़ा इधर होल्ड हो रहा है। मगर ढंग से देखो, ये यहां से थोड़ा मिड होता तो ये होता, ये थोड़ा इधर है। मेरा पॉइंट तो समझ में आ रहा है? तो कैप का वेट आ जाता है, तो प्लीज ये बहुत ढंग से ध्यान रखना, ठीक है? अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, m1 m2 वाला लॉजिक तो तुम्हें समझ में आ ही गया। अब एक बात सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि मान लो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है एक्स प्लेन और वाई, एक्स वाई एक्सिस दिए जाते हैं। अब उनको कैसे डिफाइन किया जाता है, बात समझना। अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां पे ये एक्स एक्सिस है और सपोज ये वाई एक्सिस है, ठीक है? ये ओरिजिन है, यहां पे पॉइंट है m1 मास का, और यहां पे पॉइंट है m2 मास का। इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। समझ रहे हैं? अब याद करो, अगर मैंने इसको यहां से मिलाया है तो मैंने एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया हुआ था, सबको याद होना चाहिए। यहां से r1 वेक्टर हो जाएगा, वो हो जाएगा x1 i1, मतलब i प्लस y1 j, x1 i कैप y1 j कैप। सेम एज अगर इसको यहां से ज्वाइन कर दिया जाए तो ये हो जाएगा r2 वेक्टर, और अगर ढंग से देखो तो r2 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, वो हो जाएगा x2, सॉरी सही कह रहे हैं, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ये होगा तो नहीं होगा? ये दो चीजें हमें यहाँ पे समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब सोच के देखो, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास पता है इसी ज्वाइनिंग लाइन में कहीं ना कहीं होगा। मैं मान लेता हूं ये सेंटर ऑफ मास है। अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो बताओ y और x में इसके भी तो कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, तो उसको बोल देते हैं एक्सियम और ycm। क्या कोऑर्डिनेट हो जाते हैं उसके? एक्सियम और ycm, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट है, पक्का? अच्छा, अगर मैं इसको यहां से मिला दूं तो बताओ ये पोजीशन वेक्टर किसका होगा? सेंटर ऑफ मास का। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लिखता हूं तो वो होगा एक्सियम आई कैप प्लस ycm j कैप। ये बात हमें पता है। अच्छा, अब मान लो जैसे दो लोग यहां हैं, ठीक है, और मैं ये ओरिजिन पे हूं, तो मैं इसका मास मूवमेंट लिखूं, मास मूवमेंट मतलब m इंटू डिस्टेंस,
और इसका मास मूवमेंट लिखूं m इंटू डिस्टेंस, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो इन दोनों के मास मूवमेंट को ऐड करूं, या मैं कहूं कि ये दोनों मास कहां पे होंगे, अपने सेंटर ऑफ मास में होंगे, तो मैं सेंटर ऑफ मास का मास मूवमेंट लिख दूं, दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं इसका मास मूवमेंट लिखूंगा तो मैं लिखूंगा m1 r1 वेक्टर, और इसका मास मूवमेंट लिखूंगा तो प्लस m2 r2 वेक्टर। और ये दोनों को अगर कोई ना लिखे, केवल इसका मास मूवमेंट लिखे, तो बताओ इन दोनों का टोटल मास कहां लाई कर रहा होगा, उसके सेंटर पे, और सेंटर पे लाई कर रहा होगा तो m1 प्लस m2 सेंटर पे लाई कर रहा होगा। अगर इन दोनों को कंसीडर करोगे तो ये कंसीडर नहीं करोगे, और अगर ये कंसीडर करोगे तो इन दोनों को कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि बात तो वही है। ऐसे थोड़ी ना इस पेन का मास अगर m है तो वो पहले तुम ये कह दो कि यहाँ पे लाई करा और फिर साइड में भी लाई करा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो पहले तुमने इन दोनों को इंडिविजुअली लिया तो मास मूवमेंट ये लिखा है ना, m1 इंटू r1, याद आ रहा है, यहाँ वेक्टर लगा दिया मैंने। अब अगर मैं इसको लिखूं तो मैं कह सकता हूं m1 प्लस m2, और ये इस यहाँ पे क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। इन दोनों का समेशन इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास पे टोटल मास इनटू उसकी पोजीशन वेक्टर, यही तो होता है। अब इनकी वैल्यू डालो, देखो जरा, तो m1 और यहां जो वैल्यू लिखी है वो लिखी है ये क्या हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस m2, और यहां हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप, और ये बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2, और यहां आ जाएगा एक्सियम i कैप प्लस ycm j कैप। ये बात समझ में आई, एक्सियम i कैप प्लस ycm j कैप। देखो यहाँ पे ये नंबर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा, दोनों में आई आ रहा, तो मैं लिख सकता हूँ m1 x1 प्लस m2 x2, और बाहर लिख दूं i कैप। इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो प्लस m1 y1 प्लस m2 y2, और यहां लिखा जाएगा j कैप, और ये बराबर होना चाहिए m1 प्लस m2, और यहां होगा इस जगह पे एक्सियम i कैप प्लस ycm j कैप। ये समझ आएगी मेरी बात। अब इसको इन दोनों में डिवाइड कर दो, तो अब जब नीचे आएगा तो इसको लिख सकते हैं m1 x1 प्लस m2 x2, और यहाँ लिखा जाएगा डिवीजन में m1 प्लस m2, और यहाँ i कैप प्लस यहाँ देखो m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और यहाँ क्या j कैप, और ये बराबर होगा कितना, एक्सियम i कैप प्लस ycm j कैप। अब अगर ढंग से देखो तो ये दो वेक्टर बराबर हैं, तो i का i के साथ कंपेयर करोगे तो ये मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा, तो मैं लिख सकता हूं एक्सियम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और सेम एज ycm इज इक्वल टू लिख सकता हूं m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये दो फॉर्मूले तुम्हें हमेशा के लिए याद रख लेने हैं। समझ आएगा नहीं है? अब जरा देखो इस पे मैं एग्जांपल कैसे लेता हूं, तुम्हें थोड़ा समझाता हूं। एक क्वेश्चन लूंगा तो तुम्हें क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो अगर मैं तुमसे कहूं कि यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट x है, सपोज यहाँ पे मास है 2m और इसके कोऑर्डिनेट है 2,0, यहाँ पे एक मास है m और इसके कोऑर्डिनेट है 0,4, ठीक है, और मैं ये ओरिजिन मान लिया। मैंने बोला कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बताओ, तो तुम क्या कहोगे, एक्सियम इज इक्वल टू, इसको तुम m1 मान लो, तो m1 कितना होगा 2m, m1 कितना होगा 2m, तो m1 यानी 2m, और इनटू इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2 प्लस m2 क्या है ये, तो m2 कितना है m, और उसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0 डिवाइड बाई टोटल मास 2m प्लस m, तो कितना आ गया, ये 4 हो गया, ये तो 0 हो गया, तो 4m डिवाइडेड बाई 3m यानी कि 4/3। अच्छा y से देखो, y1 इसको माना ना, y1 तो 0 है, और ये क्या m1, तो इसको क्या लिखो 2m इंटू 0 प्लस यहाँ y2 कितना है
वो 4 है और m2 कितना है m इंटू 4 डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी कि 2m प्लस m। ये कितना हुआ 4m अपॉन 3m, m से m कट गया, कितना आ गया 4/3। तो x कोऑर्डिनेट भी वही आ रहा है और y कोऑर्डिनेट भी वही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हो सकता है। तो ऐसे इनके कैलकुलेशंस किए जाते हैं, बट याद रखना यहाँ जो वैल्यूज रखी जाती है वो साइन के साथ रखी जाती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था, मान लो ये तुमने किया, अब देखो और एक मैं कर देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाए। ये समझ में आ गया सबको? प्लीज थोड़ा केयरफुली ध्यान रखना है ना। अब देखो मान लो यही क्वेश्चन अगर होता और मैं बोलता कि यहाँ पे भी एक मास है, m का कोऑर्डिनेट है -1,0, कोऑर्डिनेट क्या है ये, तो जब तुम एक्सियम लिखते तो वहां पे m1 यानी कि 2m इंटू 2 प्लस m2 कितना m इंटू 0 प्लस m3 लिख दो, कितना हुआ m इंटू -1, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट कितना है -1 डिवाइड बाय टोटल मास 2m प्लस m प्लस m, ये कितना 4, ये कितना 0, ये कितना -m, तो 4m माइनस m डिवाइडेड बाई 4m यानी कि 3m/4, m से m कट गया 3/4। अंडरस्टैंड हो रहा है? इसका YCM देखो वो क्या हो जाएगा, वहां देखो 2m इंटू 0 प्लस m इंटू 4 है ना, प्लस m इंटू 0, समझ आ रहा है, और डिवाइड बाई 4m, टोटल मास तो 4m है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये कितना है 4m अपॉन 4m, m से m कट गया, ये बना आंसर, ऐसे निकालो, ठीक है। तो बी केयरफुल, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करे जा सकते हैं, ठीक है। तो जो रेगुलर ज्योमेट्रीज होती हैं उनके सेंटर ऑफ मास कैसे निकाले जाते हैं ये सब भी हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो रेगुलर ज्योमेट्रीज के सेंटर ऑफ मास निकालना, ये सब भी डिस्कशन होगा, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हुआ? अब मान लो मैं तुमसे कहूं, देखो यहां तक सब लोगों को मैं पढ़ा चुका था, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने उस दिन पढ़ाया था जिस दिन मैंने क्लास दी थी, यानी मैंने ट्यूसडे पढ़ाया था, तो यहां तक तो सब लोग देख लेंगे। अब इसके आगे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है।